नमस्कार यार .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 140। आज हमारे साथ हैं श्री माधोपुर के विधायक श्री जाबर सिंह जी खर्रा। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिवार से। परिवार में कौन कौन है अपने? परिवार में मेरी माता जी हैं जी, क्या नाम माता जी का? श्रीमती सूरजी देवी खर्रा। और पिताजी क्या नाम? पिताजी का नाम था श्री हलाल सिंह जी खर्रा। और ससुराल कौन सी जगह आपका? मेरा ससुराल है ये सीलपुर है, थोई कांवट के बीच में। अच्छा। और संतान? मेरे तीन बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 3 बेटे। शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? मैं स्नातक हूँ। स्नातक सीकर से? जयपुर से। तो और कोई खेल में साहित्य में रुचि रही है आपकी? खेल तो सामान्य गांव में जो थे वही थे, कोई विशेष रुचि नहीं रही। पढ़ने में जरूर रुचि रहती है। जी जी। कोई भी पुरातन ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी पढ़ लेते हैं। अच्छा, उनको पढ़ने में ज्यादा रुचि। तो राजनीति में रुचि कब से हुई आपकी? राजनीति में तो शुरू से ही पारिवारिक माहौल राजनीतिक था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी जी। लेकिन 1998 के बाद जब यहाँ के जो समय के शासन के नुमाइंदे थे जी। उन्होंने आम जनता पे जिस तरह के अत्याचार शुरू किए, उससे उसका विरोध की भावना पैदा हुई और आमजन के सहयोग से उनका डटकर मुकाबला किया। और होते होते 2002 में मोन्डू में एक दलित युवक का अपहरण करके उसकी पिटाई कुछ दबंगों अपराधियों द्वारा की गई थी, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वो एक प्रकरण था, एक कोई अकाल राहत में के गेहूं की कालाबाजारी का प्रकरण था। उन दोनों को लेकर हमने खूब आंदोलन किए, विरोध किया, प्रयास किया। हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, जेल भी जाना पड़ा। अच्छा। और उसके बाद राजनीति में पदार्पण मजबूरी में करना पड़ा, होना पड़ा आवाज के लिए। तो सर्वप्रथम सीढ़ियाँ चढ़ती हैं राजनीति में, तो सीधा एमएलए के चुनाव लड़ा कि पहले? सबसे पहले मैंने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, चुनाव 2004 में। उसमें जीत के बाद 2005 के पंचायत राज चुनाव में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। फिर प्रधान का चुनाव लड़ा। अच्छा। फिर दोबारा 2010 में पंचायत समिति मेंबर का चुनाव मुंडू से लड़ा। फिर प्रधान का चुनाव लड़ा और लगातार ये चुनाव जीतने के बाद 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। जनता का आशीर्वाद मिला, विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ। तो आपको टिकट मिले बीजेपी से, तो क्या आधार रहा होगा? क्योंकि आपके साथ जनसमूह तो था ही था, तो पिछले कार्य भी आपके सामने आए, करवाए गए। और तो यहाँ की जनता की आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी जी। उसके बूते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। तो आपने चुनाव में वायदे भी किए हो उस समय? मेरा पूरे चुनाव क्षेत्र में एक ही वायदा था जी, कि चुनाव जीते चाहे हारें, मेरा प्रयास ये रहेगा कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अराजकता की स्थिति है जी, उस अराजकता की स्थिति को समाप्त करके हम इस तरह का एक अमन चैन का वातावरण कायम करने में कामयाबी हासिल करें कि गरीब से गरीब और दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी भयमुक्त होकर चैन की नींद सो सके और क्षेत्र को हम इस अराजकता की स्थिति से उबार कर अपराध मुक्त करने में कामयाब हासिल कर सकें। क्योंकि अगर व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी तो विकास कोई मायने नहीं रखेगा। तो आपने वायदे किए थे, उसमें कहाँ तक आप उनको परिपूर्ण कर पाए हैं? 3 साल में मुझे पूरा संतोष है कि मैं
मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा अपराध नहीं हो पाया, न किसी आपराधिक गिरोह की इतनी हिम्मत हो पाई कि वो यहाँ कोई आपराधिक गतिविधि चला सके। जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिला इस काम में, और उसके साथ साथ विकास के कामों में भी किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रही। जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। जितना मुझसे बन पड़ा हमने किया है। और विशेष रूप से मैंने हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखने के लिए यहाँ एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करवाया था। अभी गत वर्ष उसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए का भवन और मशीनरी का बजट भी स्वीकृत हुआ। अच्छा। निविदाएं हो गई थी। राजनीतिक कारणों से उसकी निविदा में जो न्यूनतम निविदा दाता था उसने काम करना से मना कर दिया। उसके बाद हमने संघर्ष किया, उसके लगभग 56 लाख रुपए की पेनल्टी लगी और 3 साल के लिए उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। अब दोबारा उसका काम शुरू हुआ है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें थी, मिसिंग लिंक के अंतर्गत सड़कें थी, कुछ सड़कें हमने नरेगा में ग्रेवल और WBM तक का काम करवा के डामरीकरण का काम विधायकों से करवाया। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की जो कमियां थी उसको भी हमने दूर करने का प्रयास किया है। और पिछले 3 साल में राज्य सरकार का भी प्रयास था कि प्रदेश का शैक्षणिक वातावरण सुधरे। उस दिशा में भी विद्यालयों में जहाँ जहाँ अध्यापकों की कमी थी, लगभग मेरे क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पे भी पूरी हुई है। और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है, परिणाम भी ठीक हो। हाँ, वो मैंने देखा, नवोदय विद्यालय में देखा 6 बच्चे। अभी ये तो एक छोटा सा उदाहरण था जहाँ हमारे एक प्राइमरी स्कूल के 6 बच्चे नवोदय की परीक्षा में सफल हुए। पूरे जिले से 80 बच्चों का चयन होना था। अच्छा। उसमें एक छोटी से प्राथमिक विद्यालय के 6 बच्चे चयन होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन ये सारा इसीलिए हो पाया कि आम जन का भी सहयोग मिला, अभिभावकों का भी सहयोग मिला, शिक्षकों का भी सहयोग मिला और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। तो उनमें भी एक भावना जागृत हुई, उन्होंने भी एक प्रतियोगिता में सफल होने का प्रयास किया और परीक्षा दी और उसमें सफल हो गए। 6 बच्चों का अच्छा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो श्री माधोपुर की मुख्य समस्याएं क्या दिखती हैं आपको कि प्रमुख समस्याएं जो अभी जिनका निराकरण नहीं हो पाया? अब जो मोटी समस्या है वो लगभग श्री माधोपुर नहीं, हमारे पूरे जिले में पेयजल की समस्या है। वो तो बड़ी गंभीर है, क्योंकि हमारे 2 जो विधानसभा क्षेत्र के हैं या ब्लॉक हैं, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में तो नहरी पानी कहा गया, लेकिन अभी हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें पेयजल की काफी किल्लत है। भूजल बहुत गहराई में जा चुका है और जो 1100 फीट नीचे पानी उपलब्ध हो रहा है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। सैला हो गया, उसकी वजह से लोगों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बचे हुए 6 विधानसभा क्षेत्रों को भी शुद्ध नहरी पेयजल पानी मिले। मुख्यमंत्री से कई बार अनुरोध किया। उन्होंने पिछले दिनों जब 18 जनवरी को वो कराई थी तो कुमाराम लिफ्ट पेयजल योजना फेज 2 से जोड़ने के लिए जो मूलभूत सर्वे और विस्तृत कार्य परियोजना बनाने के लिए की स्वीकृति की घोषणा की थी। और अभी 2 बजट के बाद बजट में उसके लिए बजट प्रावधान भी किया गया है। लगभग 5 करोड़ रुपए सर्वे और विस्तृत कार्य योजना के निर्माण के लिए स्वीकृत हुए हैं। उम्मीद करेंगे 1.5 साल में जब ये काम पूरा हो, सर्वे और DPR का काम पूरा होगा, उसके बाद आने वाले 2-4 साल में इस पेयजल समस्या से छुटकारा दिलाने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री थे, उनके साथ भी वार्ता हुई। उसमें हमने उनको ये भी सुझाव दिया है कि एक गुड़गांव से लेकर लगभग राजस्थान की सीमा तक रेवाड़ी होकर हरियाणा राज्य में एक नहर पिछले 50 साल से बेकार पड़ी है। वो जीर्ण शीर्ण हो गई
हमने मुख्यमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी वी सतीश जी को सुझाव दिया है कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार से बात करके अगर बरसात के मौसम में 4 महीने बाढ़ का पानी हरियाणा हमको देने में की सहमति दे तो राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर उस नहर की मरम्मत करा दें। बाकी मैं 8 महीने में हरियाणा उसको काम में ले किसानों के खेती के लिए और 4 महीने का बाढ़ का पानी अगर इधर राजस्थान में आए तो वो जिन जिन क्षेत्रों में पानी आएगा निश्चित रूप से जब नदी नालों में बहेगा तालाब भरेंगे तो भूजल स्तर ऊपर आने में निश्चित रूप से कामयाबी होगी। तो हमें वी सतीश जी ने भी आश्वस्त किया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी से बात करके इस दिशा में कोई न कोई ठोस कदम उठाने राजस्थान सरकार की जितनी मदद हो सके करें। आपने विधानसभा में भी आवाज तो उठाई, कुछ बातें मुद्दे उठाए होंगे। जो भी आवश्यक मुद्दे होते हैं, पेयजल का मुद्दा है, किसान की समस्याओं के मुद्दे हैं, समय समय पर या क्षेत्र की और कोई समस्याएं हैं उनके मुद्दे जैसे जैसे समय मिलता है ध्यान में आते हैं, सामग्री हमको उपलब्ध होती है, हम विधानसभा में उठाते रहते हैं। एक हम आए थे तो श्री माधोपुर से पलसाना की तरफ जो रोड आती है वो उसकी बड़ी खस्ता हाल रोड है, वो जल भरा हुआ है उस रोड में। पलसाना से वाया डालियावा श्री माधोपुर, वो मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अच्छा, खंडेला में है। अच्छा, खंडेला में आता है। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में है। वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत थ्रू रूट्स में उसका निर्माण हुआ था। बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत है उसकी। हाँ, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत थी। पिछले दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से हमने भी उसके बारे में चर्चा की थी जी। और उसके दोबारा निर्माण के प्रस्ताव शायद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए। देखते हैं जितनी जल्दी स्वीकृति जारी हो कर उसका निर्माण हो उसके बारे में प्रयास करें। तो विधायक जी के पास फरियादी आते हैं, देखा मैंने सुबह काफी लोग आए हुए थे। तो फरियाद सुनने का स्थान यही है कि श्री माधोपुर सीकर है, कहाँ है? मूलतः तो मेरा स्थायी आवास यही है जी। यहीं रहता हूँ। सुबह सुबह यहाँ लोग आ जाते हैं, दिन भर में मेरे क्षेत्र में रहता हूँ। जहाँ भी गाँव में जाता हूँ जो लोग मिलते हैं उनको सुनता हूँ। जब भी विधानसभा चलती है, मेरे विधानसभा की समितियों की मीटिंग होती है, तब मैं जयपुर रहता हूँ। और कोई अत्यावश्यक काम होता है तो फरियादी लोग जयपुर तक भी पहुँच जाते हैं। सीकर तो कोई जिले की मीटिंग होती है तब सीकर तो रहना होता है। राजनीति में क्या होता है कि दिनों दिन अवमूल्यन हो रहा है मूल्यों का, और हमें सुचिता की राजनीति करनी है, तो इसके लिए आप क्या सुझाव होंगे? देखिए, वैसे तो हम कहने को ये कहते हैं कि हमारे भारत में बहुत समृद्ध लोकतंत्र है जी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। आज भी हमारे यहाँ धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, और अब तो ये यहाँ तक आ गया कि गोत्र के नाम पे भी जी। राजनीति में संगठन बना दिए लोगों ने। बहुत तरह की विद्रूपता आ गई, विद्रूपता आ गई। कहीं हम संप्रदाय के नाम पे वोट मांगते हैं, कहीं धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, कहीं लोग जाति के नाम पे भी वोट मांगते हैं, और अब तो उपजाति के नाम पे भी वोट मांगने लगे। जी। और ये परिस्थितियां इसलिए हुई हैं कि कहने को तो हम साक्षर भारत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ का साक्षरता प्रतिशत इतना हो गया, लेकिन मूल बात यह है कि हमने साक्षरता की जो परिभाषा हमारे जो आजादी के बाद से लगातार 30-40 साल शासन में जो भी लोग रहे, उन्होंने साक्षरता की जो परिभाषा गढ़ी, वो परिभाषा ही मूल रूप से गलत है। अक्षर ज्ञान कोई साक्षरता नहीं है जी। साक्षरता का अर्थ ये होना चाहिए कि व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि जिस राष्ट्र में मैं पैदा हुआ हूँ उस राष्ट्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य और दायित्व हैं। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज के प्रति मेरे क्या कर्तव्य और दायित्व हैं। परिवार के प्रति मेरे क्या कर्तव्य और दायित्व हैं। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस क्षेत्र में मैं पला बढ़ा हूँ, उस गांव और क्षेत्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य और दायित्व हैं। जब तक ये भान नहीं हो तो हम उसको साक्षर नहीं कह सकते। नहीं। और ये भान नहीं होगा तो चरित्र का निर्माण नहीं होगा। व्यक्ति स्वार्थपरक होगा, और स्वार्थपरकता में कभी भी परिपक्व लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो ये कमी है, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है कि 70 साल में चूंकि
1947 से लेकर 1977 तक जी लगातार एक पार्टी का शासन रहा। फिर 80 से लेकर आपके 1989 तक रहा। जी फिर आपका 2004 से लेकर 2014 तक रहा। बीच बीच में कभी जनता पार्टी, जी, जी। कभी जनता दल, कभी भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। उन्होंने कुछ परिवर्तन करने के प्रयास किए, बात बनी नहीं उनसे। लेकिन उनको पूरा समय नहीं मिल पाया जी जी और उसकी वजह से पूरे परिवर्तन नहीं हो पाए। और शुरुआती दौर में, क्योंकि ये कटु सत्य है जी कि आप किसी भी भवन के निर्माण में उसकी नींव नींव कमजोर होता है। जितनी मजबूत बनाओगे, भवन उतना ही मिसाल मजबूत और टिकाऊ जी बन पाएगा। आप बाहरी सुंदरता तो दे सकते हैं, लेकिन मजबूती नहीं दे सकते। नहीं, वो तो नींव से है। और 1947 से जो भारत की पीढ़ियों का निर्माण हुआ, लोकतंत्र का निर्माण हुआ, जी उसमें नींव इतनी कमजोर रखी गई और ऊपरी लिपापोती ज्यादा रखी गई, जी जिसकी वजह से ये सारे काम हुए। जी एक छोटी सी दो चार बातें पूछ लेता हूँ ग्राम के संबंधी। ये बहारनी जो है कितना बड़ा गांव है? बहारनी करीब करीब 300 परिवारों की बस्ती वाला गांव है, अच्छा। जिसमें सभी समाज के लोग रहते हैं। और एक ग्राम पंचायत है खुद की? ग्राम पंचायत मुख्यालय है। हम्म, और हम सौभाग्यशाली हैं हम्म, कि मेरा गांव शुरुआत से ऐसा गांव है जहां सभी वर्गों के लोग रहे हैं। यहाँ दलित भी रहे हैं, रहते हैं, किसान भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, लेकिन पीढ़ियों से सांप्रदायिक यहाँ सौहार्दता पेयजल है। का जो स्रोत है वो एकमात्र एक कुएं का स्रोत था। अच्छा अब तो खैर बिजलियां, जी जी विद्युत पंप सेट लग जी, गए, जी। घरों में पानी आने लग गया। वरना पहले जब उस कुएं से पानी भरते थे तो आसपास के इलाके में मेरा ही गांव था, जहां दलित, ब्राह्मण एक कुएं पर और किसान वर्ग सभी एक ही कुएं से एक साथ पानी वो भी भरते उस जमाने में। थे। आज से 100 साल पहले से। तो वाकई काबिल जो है ये बहुत मतलब ही प्रशंसनीय बात ये है। जो वर्गीय और जातीय भेदभाव था वो महसूस ही नहीं किया कभी। पीढ़ियों से खत्म है हमारे यहाँ। तो बहुत ही मुझे लगता नहीं कि ऐसे कुछ गांव होंगे होंगे तो बहुत कम होंगे, विरले गांव बहुत होंगे, कम, विरले। बहुत कम गांव है जहाँ इस तरह का है। वरना ये ब्राह्मण का कुआं जी है, जी जी ये दलित का कुआं है, ये बाकी जातियों के पानी भरने का कुआं है। ये तो सब जगह ऐसा है, गौरव लेकिन करने लायक बात है। लगभग 100 साल पहले से जैसा हमने देखा है, बाकी उससे पहले तो क्या था हमें पता नहीं है। जी 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 लेकिन एकमात्र स्रोत है जिसमें दलित, सब ब्राह्मण और जगह एक किसान आठ वर्ग सब एक साथ मिलकर पानी। पानी भरते रहे। ठीक है विधायक साहब, आप व्यस्त आदमी हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि जो विकास कार्य आपने किए हैं उनका मूल्यांकन कर जनता आगामी चुनाव में आपको फिर विजयी बनाए, फिर आप विधानसभा जाएं और अपने क्षेत्र के लिए यूं विकास कार्य करते रहें। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।